मूवी का स्टार्ट एक सहरा में होता है जहां हम एक औरत को देखते हैं। उसका नाम मैलोरी है और वो अपनी गाड़ी चला रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मंगनी हो चुकी है और मूवी की स्टोरी के मुताबिक एक हफ्ते बाद उसकी शादी है। इसलिए वो शहर से बाहर जा रही है ताकि शादी की तैयारियों के लिए अपनी बहन के घर पहुंच सके। मैलोरी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगती क्योंकि उसके और उसके मंगेतर के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रास्ते में वो अपनी बहन एला के साथ वीडियो चैट करती है। एला बताती है कि उसने अभी तक अपनी प्लेन की टिकट नहीं खरीदी क्योंकि वो ये चाहती है कि मैलोरी पहले इस बात का यकीन करे कि वो वाकई अपने फैसले से खुश है। मैलोरी झूठी खुशी की आवाज़ में उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो खुश है और फिर कॉल काट देती है। यहाँ ये नहीं बताया जाता कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो अकेले रास्ते पर गाड़ी चलाती हुई गहरी सोचों में डूबी होती है और फिर मेन रोड से एक सर्विस रोड पर मुड़ जाती है। वो सर्विस लेन ले लेती है क्योंकि उसका इरादा है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट ले और उसकी मंजिल डेनवर है। लेकिन उसका सफ़र रुकावट का शिकार हो जाता है जब उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है। फिर वो गाड़ी के इंजन को चेक करने जाती है और उसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। मैलोरी अब पूरी तरह से इस सुनसान इलाके में अकेली रह जाती है और उसके पास कोई सिग्नल भी नहीं है, यानी वो मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकती। काफ़ी वक्त अपनी गाड़ी में गुजारने के बाद जब वो एक सोडा कैन खोलने की कोशिश करती है तो वो फट जाता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वो गाड़ी के पीछे अपने कपड़े बदलती है और इसी दौरान अचानक किसी की आवाज़ से वो चौंक जाती है। वो एक आदमी होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ है और उसके लिए बुरा महसूस करता है क्योंकि वो फंस चुकी है और फौरन उसकी गाड़ी की मरम्मत करना शुरू कर देता है। मैलोरी की खुशकिस्मती है कि वो आदमी जानता है कि उसे क्या करना है और मुख्तलिफ तरीकों को आजमाने के बाद आखिर वो कामयाबी से गाड़ी को ठीक कर लेता है। मैलोरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है मगर क्रिस्टन इनकार कर देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए काफ़ी है। फिर मैलोरी अपनी गाड़ी में बैठती है और रवाना हो जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी चलाती है तो उसे ख्याल आता है कि वो आदमी तो पैदल था और उसने उसकी गाड़ी भी ठीक की, तो कम से कम वो इतना तो कर सकती है कि उसे लिफ्ट ऑफर करे। वो उसे गाड़ी में बिठा लेती है और वो दोनों रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टन बहुत बातूनी है और कोशिश करता है कि मैलोरी के साथ बातचीत करे। वो अपनी बातों से मैलोरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और ख़ुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगता है। अचानक उसका रवैया अजीब सा हो जाता है और वो कहता है कि किस्मत उन्हें एक साथ लेकर आई और ये सब कुछ इसी तरह होना था। जल्द ही पता चलता है कि ये आदमी बहुत ही बदतमीज़ है क्योंकि वो मैलोरी से बहुत गैर मुनासिब बातें करने लगता है। जब मैलोरी उसकी बातों से तंग आ जाती है तो वो गाड़ी रोक देती है और उसे कहती है कि वो बाहर निकले। लेकिन क्रिस्टन ऐसा आदमी नहीं है जो आसानी से बात माने और वो इसलिए गाड़ी में सवार नहीं हुआ कि इतनी आसानी से चला जाएगा। अचानक वो चाकू निकालता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे चाकू मार देगा। अब मैलोरी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो गाड़ी चलाती रहे। जब वो अपनी जान बचाने और इस बदतमीज़ आदमी से छुटकारा पाने का तरीका सोचती है तो उसे एहसास होता है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। फिर वो जितनी तेज़ हो सके गाड़ी भगाती है और एक मुड़ने वाली जगह के करीब गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि मैलोरी अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसका पाँव सीट में फंस गया है और वो हिल नहीं पा रही। चूंकि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी इसलिए वो गाड़ी से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो ज़ख्मी तो होता है लेकिन मैलोरी के मुकाबले में इतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि हकीकत में वो इस वक्त मैलोरी से काफ़ी बेहतर हालत में है। तभी मैलोरी को उसका चाकू नज़र आता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक क्रिस्टन होश में आ जाता है और मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो चाकू पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे छुपा लेती है। क्रिस्टन को ये देखकर पता चलता है कि मैलोरी का एक पाँव फंस गया है। फिर वो उसे कहता है खुद ही निकल जाओ यहाँ से, और उस बेचारी लड़की को गाड़ी में उल्टा लटकता छोड़कर चला जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। मैलोरी के पास मदद के लिए पुकारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता और हम देख सकते हैं कि जहाँ वो फंसी हुई है उसके करीब एक दरिया है। रात गहरी हो जाती है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो लंबे वक्त तक उसी हालत में पड़ी रहती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है ठंड बढ़ती जाती है और उसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगती है। वो इधर उधर देखने लगती है और गाड़ी में अपने कुछ कपड़े देखती है और किसी तरह उन कपड़ों को पहनने में कामयाब हो जाती है। उसकी खुशकिस्मती से गाड़ी की कुछ बैटरी अभी भी बाकी है तो वो हीटर चला लेती है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ सर्दी ही उसका एक मसला नहीं है। वो ऐसी जगह फंस गई है जो एक जंगल के करीब है और इर्द गिर्द बहुत सारे जंगली जानवर हैं। इसलिए वो फ़ौरन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है ताकि जानवरों को डरा सके और ये तरीका काफ़ी मददगार साबित होता है। चमत्कार की बात यह है कि वो किसी तरह खून जमाने वाली इस रात को गुजारने में कामयाब हो जाती है
और बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रही होती है क्योंकि उसके पास अब बहुत कम पानी बचा है और खाने को भी कुछ नहीं है। ये वाला पूरा दिन भी गुजर जाता है और कोई भी उस बेचारी लड़की की मदद के लिए नहीं आता। वो अभी तक अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई होती है। एक और रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है और वो अभी भी वहीं पड़ी होती है। इधर उधर देखती है लेकिन उम्मीद का एक धीमा सा निशान भी नहीं मिलता। मैलोरी अब बहुत ख़राब हालत में होती है और मज़ीद बदकिस्मती ये कि क्रिस्टन वहाँ आ जाता है जो बहुत खुश और हेल्दी नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कुराहट होती है और उसे ये मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि वो मैलोरी की तकलीफ़ का हर लम्हा एंजॉय कर रहा है। वो वापस आकर उसे जहनी अजियत देने लगता है और उसके सामने खाने पीने लगता है। फिर वो बदतमीज़ आदमी दोबारा मैलोरी से कहता है कि किस्मत कितनी अजीब चीज़ है। क्रिस्टन वहाँ बैठकर मैलोरी की तकलीफ़ और अजियत का मज़ा लेते हुए उसे बताता है कि उसने वहाँ एक कैबिन देखा है। वो कहता है कि अभी वो कैबिन खाली है, मगर उसे लगता है कि वहाँ एक फैमिली रहती है और वो घर पर नहीं है। क्रिस्टन ये भी देखता है कि मैलोरी अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि शायद वो अगली रात तक जिंदा ना रह सके। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है जबकि मैलोरी उसके पीछे चीखती है और मदद के लिए गिड़गिड़ाती रहती है। अब तीसरी रात आती है और बाहर काफ़ी अंधेरा होता है। मैलोरी को खुशकिस्मती से अपनी गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है। वो कुछ चीज़ें जलाने की कोशिश करती है ताकि इस सर्द रात में उसे कुछ रोशनी और शायद गर्मी मिल सके। फिर वो सो जाती है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं सो पाती। वो चूहों की एक फौज की वजह से जाग जाती है जो उसके जिस्म के साथ खेल रहे होते हैं। मैलोरी अब इस सब से तंग आ चुकी होती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से से एक चूहे को मार डालती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैलोरी को ये महसूस होता है कि चूहों का आना इतना बुरा नहीं था क्योंकि कम से कम उसे खाने के लिए कुछ मिल गया। चूंकि वो भूख की वजह से मर सकती है इसलिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो एक मुर्दा चूहा खा ले। अगली सुबह मैलोरी जाग जाती है जब उसका फ़ोन बजता है। ये उसके मौजूदा हालात में सबसे बेहतर चीज़ होती है और उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो बचने की उम्मीद होती है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कॉल कर पाती, क्रिस्टन दोबारा आ जाता है। जैसे ही मैलोरी उसे देखती है वो फ़ौरन अपना फ़ोन छुपा लेती है। क्रिस्टन दोबारा मैलोरी को उस कैबिन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो फैमिली जो वहाँ रहती थी अब वापस आ चुकी है। फिर वो ये इंकशाफ करता है कि उसने उन्हें उनके ही कैबिन में बंद कर दिया है और कहता है कि अब मैलोरी को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो मैलोरी की मदद करने वाला है ताकि वो वहाँ से निकल सके। सबसे पहले क्रिस्टन उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेता है जब उसे ये पता चलता है कि मैलोरी उससे फ़ोन छुपा रही थी। फिर वो उसे एक आरी दे देता है। शुरू में मैलोरी उसे कहती है कि वो आरी से दरवाज़ा नहीं काट सकती और क्रिस्टन कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैलोरी आरी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि वो ये चाहता है कि वो इस आरी से अपना पाँव काट कर खुद को आज़ाद करे। वो कहता है कि उसके पास अब एक यही रास्ता है और अगर वो जल्दी से कुछ नहीं करेगी तो यहाँ मर सकती है। फिर वो दोबारा उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। वो आरी अब मैलोरी के हाथ में है और क्रिस्टन ने जो उसे करने को कहा था वो उस पर सोचती है, लेकिन आखिर वो गुस्से और मायूसी से चीख उठती है और आरी फेंक देती है। फिर रात हो जाती है और मैलोरी को प्यास लगने लगती है क्योंकि उसे पानी पिए हुए अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है। गॉड शायद उसकी दुआओं का जवाब दे देता है जब बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज़ होती है इसलिए अब उसे प्यास से मरने का कोई ख़तरा नहीं होता। जब वो रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि बारिश के तूफान की वजह से सड़कें सैलाब में डूब रही हैं और लोग छोटे रास्तों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बड़ी सड़कें सैलाब की वजह से बंद हो गई हैं। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसके भयानक ख्वाब क्रिस्टन की होती है। जैसे ही वो गाड़ी रोक कर आता है मैलोरी एक प्लान सोचती है। वो उस मुर्दा चूहे का खून अपने पाँव पर लगाती है और मरने का बहाना करती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे वो अपने पाँव को काटते हुए मर गई हो। क्रिस्टन अपनी टॉर्च के साथ उसके करीब आकर उसे चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है मैलोरी उसे चाकू मार देती है और उसकी गाड़ी की चाबियां चुरा लेती है और फौरन उसकी गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर देती है। इसके बाद वो चाबियां अंधेरे में फेंक देती है ताकि वो उन्हें कहीं ना ढूंढ सके। अब जो प्लान उसके माइंड में है वो ये है कि शायद कोई वहाँ से गुजरे और उसकी गाड़ी को वहाँ रुकी हुई देखे। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आती है और ये एक पुलिस की गाड़ी निकलती है। जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है मैलोरी चीखना शुरू कर देती है ताकि पुलिस वाले की तवज्जो हासिल कर सके, लेकिन तूफान की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मैलोरी की आवाज़ आसमानी गरज में दब कर रह जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टन मुसलसल एक बेगुनाह आदमी बनने का ड्रामा करता है जो तूफान में जख्मी हो गया था और पुलिस वाले से कहता है कि वो उसे करीब के कैबिन तक ले जाए। आखिर पुलिस वाला कुछ सुनता है और चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टन किसी तरह उसे इस बात का यकीन दिला देता है कि तूफान मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है, इसलिए उन्हें फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए। मैलोरी मुसलसल चीखती रहती है मगर अब कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। कुछ देर बाद तूफान मज़ीद तेज़ हो जाता है और पानी की तेज़ लहरें उसकी गाड़ी को करीब के दरिया की तरफ खींचने लगती हैं।
अब मैलोरी को ये एहसास होने लगता है कि अगर वो जल्द ही यहाँ से नहीं निकली तो वो बच नहीं पाएगी। अब वो उस बारे में सोचना शुरू कर देती है जो क्रिस्टियन ने उसे करने को कहा था। पानी का लेवल बढ़ने लगता है जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आखिर वो अपनी टांग काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुश्किल से कुछ हल्के कट्स ही लगा पाती है। सैलाब की वजह से उसकी गाड़ी हरकत करना शुरू कर देती है और खुशकिस्मती से जब गाड़ी दरिया में गिर जाती है तो गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है और उसका पाँव आज़ाद हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से दरिया में तैरती हुई पानी से बाहर निकल आती है। उसे फ़ौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और इसके अलावा वो इस जगह से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहती है। वो अपनी चोटों की वजह से चल नहीं पाती, इसलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर चलने की कोशिश करती है। दरिया से थोड़ा दूर ही उसे एक कैबिन नज़र आता है और अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो चीख रहा होता है। यह आवाज़ सुनकर मैलोरी फ़ौरन उस तरफ बढ़ती है। अब जैसे ही वो करीब पहुंचती है, वो जिस लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए थी वो ज़मीन में लगे एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो ट्रैप से बच जाती है और दोबारा चलना शुरू कर देती है। इसी लम्हे मैलोरी को क्रिस्टियन की बात याद आती है जो उसने कैबिन के बारे में कही थी। अब मैलोरी को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टियन शायद इसी कैबिन में होगा और ये बात माइंड में रखते हुए वो कैबिन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती है। यहाँ मैलोरी देखती है कि क्रिस्टियन उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा है जिसने पहले उसकी मदद की थी और उसने एक लड़की को भी यरगमाल बना कर रखा है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता कैबिन के अंदर कदम रखती है तो वो देखती है कि क्रिस्टियन ने उस फैमिली को भी मार दिया है और फिर पुलिस वाले की गन उठा लेती है। मैलोरी चुपके से अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है और लड़की को आज़ाद करने की कोशिश करती है, जबकि क्रिस्टियन पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए होता है और अपना अगला शैतानी प्लान बना रहा होता है। कुछ ही देर बाद मैलोरी क्रिस्टियन के कदमों की आवाज़ सुनती है जो करीब आ रहे होते हैं और वो फ़ौरन छुप जाती है। बिल्कुल इसी लम्हे वो पागल आदमी भी आ जाता है। मैलोरी गन उसकी तरफ करती है और कहती है कि अगर वो हिला तो वो उसे गोली मार देगी, लेकिन क्रिस्टियन मैलोरी पर हमला कर देता है। इस दौरान मैलोरी दूसरी लड़की से कहती है कि वो फ़ौरन भाग जाए। वो क्रिस्टियन के साथ मुकाबला करती है और कुछ ही देर बाद वो उससे बच निकलने में कामयाब हो जाती है। जब क्रिस्टियन कमरे में आकर उसे ढूंढता है तो मैलोरी वहाँ नहीं होती। आखिर मैलोरी पीछे से हमला करती है और उसे दूसरी मंजिल की बैल्कनी से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। क्रिस्टियन गिर जाता है और उसका पाँव एक बेयर ट्रैप में फंसकर कुचल जाता है। फिर मैलोरी उस लड़की के साथ नीचे आती है और क्रिस्टियन को उसका चाकू दे देती है। वो क्रिस्टियन से कहती है कि वो उसे वही मौका दे रही है जो उसने इसे दिया था। फिर मैलोरी किस्मत के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो सही कह रहा था, शायद ये सब कुछ ऐसा ही होना था जब वो पहली बार मिले। मूवी के ख़त्म होने से पहले क्रिस्टियन अपनी चोट से तड़प रहा होता है और मैलोरी की कही हुई बातों पर सोच रहा होता है। फिर मैलोरी और वो लड़की सड़क पर चलते हुए मदद की तलाश में निकल पड़ती हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।